नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा स्टॉक की बात करने वाला हूँ। स्टॉक की प्राइस तो काफ़ी नीचे है, काफ़ी छोटा सा है। एक कह सकते हैं पेनी स्टॉक है, आगे चल के मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसके चार्ट को हम देख पा रहे हैं। जो चार्ट में क्या निकल के आती है लगातार जो एक सस्टेन करती नजर स्टॉक स्टॉक थी, वहाँ पे लगातार जो सस्टेनेबल स्टॉक थी वहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक आया। और पुल बैक किस वजह से आया है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज आज के सेशन में हमने लिया है एलेस्ट्रॉन टेक्सटाइल के बारे में। तो चलिए आज एलेस्ट्रॉन टेक्सटाइल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। 1 रुपये से कम की शेयर्स है और क्या कहती है इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाए कंपनी क्या करती है। कंपनी के पास देखा जाए तो इसके सर्विसेज है और सर्विसेज में देखें तो दावर सर्विसेज में कहती है द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द डीलिंग इन द टेक्सटाइल इंक्लूडिंग द कॉटन्स, woolens, art silks, natural silk, ready-made garments, uh, hosieries, and so synthetic fiber and fabrics, the mix fabrics में कामकाज करती नजर आती है कंपनी। ये कंपनी का क्या ऐसा है जो स्टॉक में लगा, स्टॉक केवल 2 रुपए का है या 1 रुपए का है या कुछ ऐसा है। जब ये स्टॉक के देखेंगे तो बुक वैल्यूशन कितना है स्टॉक का, 1 रुपये 20 पैसे का। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 93 पैसे का। आखिर ये कैसे हुआ। इसका मतलब यदि सिंपल साधारण इसको देखा जाए तो ये कहती है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। लेकिन क्या है इसका फंडामेंटल, क्या है इसका टेक्निकल, क्या कहती है इसका सेंटिमेंटल, क्या कहती है, क्योंकि ये तीनों फैक्टर के बाद ही इसको डिसाइड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखा फंडामेंटल में 1 रुपये 20 पैसे का। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो कि अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन है वो 56 पैसे के आसपास निकल के आती है। स्टॉक की पी के बारे में बात करूं तो स्टॉक की पी करीब 48 के आसपास, 28 के आसपास है। जबकि इंडस्ट्रियल के पे 38 के आसपास कहती है। तो इसके हिसाब से यदि देखें करंट मार्केट के हिसाब से तो इसको डिवाइड करेंगे कहाँ, नंबर ऑफ शेयर से, सॉरी ईपीएस से। ईपीएस कितना है, 3 पैसे का है। जबकि नंबर ऑफ शेयर कितना है, 127 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर है। और इसको नंबर ऑफ शेयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आती है करंट मार्केट मार्केट कैप जो कि 119 के आसपास है। मतलब सब के सब फॉर्मूला बेसिस फिक्सेस है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए और ये सारे इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन एक इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है कि कई बार जो पी स्टॉक का ज़्यादा है कम है जिसके बेसिस पे मार्केट का क्या हाल चाल है। तो उसमें देखा गया कि यहाँ पे आर कहती है करीब 1% के आसपास, आर कहती है 2.77 के आसपास। फेस वैल्यू है 1 रुपये का, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। अर्थात ये फेस वैल्यू से भी नीचे का कारोबार करता है स्टॉक से फिलहाल। और डेट टू इक्विटी पर चलते हैं क्योंकि एक जैसे एक इंडिकेटर ये होता है वैसे एक इंडिकेटर ये है। तो इसमें देखने को ये मिलती है जो डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, 3.27 के आसपास है। जबकि करंट रेशियो भी देखने को मिला करीब करीब 4 के आसपास। तो ये था इसका हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे प्रमोटर का क्या हुआ, जो प्रमोटर यहाँ पे केवल 5% के आसपास। एक चिंता की बात होती है कि काकी कंपनी में ऐसा क्या चल रहा है जो प्रमोटर्स केवल 5% के पास बचा है और उस लेवल से परफॉर्मेंस नहीं करती नजर आती। क्योंकि इस तरह से बहुत सारे कंपनियां लिस्ट में जहाँ पे होल्डिंग ऑन पब्लिक में है, लेकिन पब्लिक वाली कंपनी में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला कंपनी एल था, जहाँ पे कोई प्राइवेट प्रमोटर नहीं था, लेकिन अच्छी खासी परफॉर्मेंस मार्केट में लेके आती है। तो आजकल तो नया ट्रेंड चल गया है, इस प्रमोटर्स उसको अच्छे दामों पे एक ट्रेंड बना के अच्छे दामों पे बिकवाली करो शेयर को और फिर निकल लो, ऐसा भी है। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में क्या कहती। कंपनी 1985 में बनी थी। स्टोन टेक्सटाइल डज द ट्रेडिंग इन द फैब्रिक्स एंड द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में कामकाज करती थी। इनका सेगमेंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है सेगमेंट वाइज में किससे रिवेन्यू ज़्यादा आती है। अब आती है एक तरफ देखा जाए, मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था इसको यदि पी स्टॉक की पी से चर्चा किया जाए तो इंडस्ट्रियल के पी कितने कहते हैं, 35-36 के आसपास। और ये देखने को मिला है 28 के आसपास। यदि इसके हिसाब से स्टॉक प्राइस जंप करती है तो मान के चलिए कितना होता है ये, नियरली 20 से 25%। अर्थात 25% जंप करता है, मतलब 1 रुपया 25 पैसे के आसपास। जो कि इसका बुक वैल्यू है उतना तो बिल्कुल सस्टेन करती नजर आती है आने वाले समय को लेकर। लेकिन क्या इसका फंडामेंटल में इसका प्रॉफिट का मॉडल क्या है, क्योंकि ये दो फैक्टर इसका थोड़ा सा गिरावट वाला सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा सा शंका बनती नजर आती है। आखिर इसमें डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। आज से करंट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जबकि कंपनी का एआर पार्ट कुछ है नहीं, प्रॉफिट के पार्ट कुछ है नहीं, ऑडिटर अर्थात कंपनी का ऑलमोस्ट देखा जाए तो बिजनेस मॉडल कुछ देखने को नहीं मिलती नजर आती।
है, ऐसा देखने को यहाँ पर। चलिए समझने का प्रयास करते हैं इस कंपनी के बारे में, एक नज़र और डालने का प्रयास करते हैं आखिर क्या क्या कहते हैं। कमिटीज है, मैनेजमेंट टीम है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, और ये कंपनी के पास इनके वेबसाइट्स है जहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जहाँ पे न्यूज पब्लिकेशन की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग न्यूज की बात, न्यूज इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। अर्थात ये कंपनी के पास कवल कवल कॉर्पोरेट कंपनी की प्रोफाइल दर्शाती है, जहाँ पे टीम की बात करती है, और सर्विसेज की बात में हमने देखा ही था पहले। आते हैं पीयर्स को एक बार कंपेयर करते हैं, और पीयर्स में देखा गया कि कंपनी की पीयर्स में कौन कौन सी कंपनी आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्सटाइल के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है, अदानी इंटरप्राइजेज। ये तो हर जगह आपको मुझे लगता है कि किसी भी सेक्टर के किसी भी कंपनी को कंपेयर किया जाए तो अदानी इंटरप्राइजेज को तो कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये हर सेक्टर में अपनी पैर फैला के रखी है, और हर सेक्टर से इनको अच्छा खासा ग्रो मिलता है। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं। अभी देखते हैं जो 130 कंपनी का जो मीडियम्स बनाया गया उसमें क्या कहती है, P36 के आसपास कहती है, और इस स्टॉक में 28 के आसपास है। और एक और कंपनी है रिंगटन जिसके पास 13 पॉइंट। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो कितना परसेंट की, नियरली 25% का, 25 से 30% का जंप हो सकता है। यदि ये 25 से 30% जंप होती है, नियरली जो कि इसका बुक वैल्यू है उतना तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डेटर्स जो डेट्स इक्विटी रेशियो है यहाँ पे थोड़ा सा माहौल इसका खराब देखने को मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे कंपनी के बारे में क्या जानने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं रिजल्ट टाइप। सर कंपनी का कोई कारोबार नहीं चलता, कंपनी लगातार क्या है, कोई भी क्वार्टरली रिटर्न देखने को नहीं मिलती इसके लिए। अब यदि ये नहीं है तो कंपनी का क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, कंपनी का अदर प्रॉफिट, अदर इनकम से प्रॉफिट आती नजर आती है। जहाँ पे क्या देखने को मिली, कंपनी के पास अदर इनकम है, और इसका मेन कारोबार चलता नहीं है, जो कि टेक्सटाइल का कारोबार था वो कारोबार बंद है। और लगता है यहाँ पे क्योंकि इसका अदर इनकम ही इसको एक सपोर्ट लेवल देता है, और पिछले कुछ सालों से देता है। जैसे वो कुछ क्वार्टर से देता है, जैसे 8 करोड़ 11 करोड़ इस तरह का प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट के पार्ट्स भी उसी हिसाब से देखने को मिलते हैं। दूसरा तरफ देखें ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस में क्या कहती है कंपनी का ईयरली बेसिस कहती है जो पूरे साल में इसके पास कितना करोड़ का, 5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर, 4 करोड़ 85 लाख का, जो कि पहले पिछले साल में अच्छी पोजीशन बनाई थी। कब से, पिछले 3-4 साल से कंपनी लगातार कुछ नहीं करती नजर आई थी। वहाँ पे इनका टोटल सेल्स में 5 करोड़ और 4 करोड़ तक का प्रॉफिट सेल्स बना है। अर्थात कंपनी अब राके रनिंग करती नजर आती है। आखिर क्वार्टरली में ऐसा क्या देखने को नहीं मिला। अच्छा, क्वार्टरली में केवल एक क्वार्टर में इसने कामकाज किया था, वो जून का क्वार्टर था, जून 23 का। उसके बाद जून 23-24 का, और इसके बाद उन्होंने कारोबार नहीं किया। इसके बाद देखा जाए इनकी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट कितना निकल के आती, करीब करीब 4 करोड़ के आसपास। क्योंकि कंपनी लगातार क्या थी, एक बार लॉस मेकिंग थी, फिर दोबारा इसमें लॉस मेकिंग का पोजीशन बनती नजर आई। उसके बाद एक ही बार में 24 करोड़ का प्रॉफिट बना दिया, और फिर यहाँ पे क्या निकल के आती है, 4 करोड़ 17 लाख का। अब इसके बेसिस पे कुछ AR पार्ट को देखें तो कंपनी कुछ AR पास फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है। तो यहाँ पे AR में देखने को कोई भी AR नहीं है, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स कोई फंसा नहीं है। इसके बाद देखा जाए रिजर्व एंड सरप्लस क्या कहती है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का क्या हुआ, लगातार आप देख पाएंगे जिसमें लगातार एक फिलहाल तो गिरावट थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ का वो यहाँ पे इंक्लूड होकर 25 करोड़ के आसपास का यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस हुआ है। बोरोइंग फंड इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, करीब 500 करोड़ के आसपास इनका बोरोइंग फंड है, और यहीं पे ये देखने को मिलती नजर आती है, खासकर 24 के अंदर। इसके बाद इनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, और इन्वेस्टमेंट को क्या किया, जो बोरोइंग फंड लिया उनसे इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, 384 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, और अदर एसेट्स भी करीब कितना का 273 करोड़ का देखने को मिलता है। इसका ब्रेकअप होता तो थोड़ा और आसान होता समझने के लिए, खैर यहाँ पे लेजर देता नहीं है, सर लेजर अपडेटेड नहीं होता यहाँ पे, कुछ है सर डेटा इसको फाइंड नहीं कर सकते इसका लेजर को लेकर। आगे कहती है इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या कहती है, इन्वेस्टर कौन है कंपनी को लेकर, उससे पहले एक नज़र डालते हैं इसमें लेटेस्ट अपडेट में। लेटेस्ट अपडेट कहती है कंपनी लोअर सर्किट पे कारोबार करती नजर आई, वो भी 5 जुलाई का। अर्थात कंपनी क्या पता है, कंपनी लगातार एक गिरती हुई स्टॉक है। बल्क डील ट्रेड हुआ 5 जुलाई को। स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मोर देन द 1.9 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। टच अपर सर्किट कर जाता है, मतलब कब अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट, 4 तारीख को अपर सर्किट करता है, 5 तारीख को लोअर सर्किट टच कर जाता है। इससे पहले ये देखने को मिला जो 4 तारीख को इसमें क्या हुआ, जब अपर सर्किट टच कर रहा था उससे पहले क्या हुआ, करीब करीब 5 गुना से ज़्यादा का इसका वॉल्यूम में इंक्रीज होती नजर आई। ये कुछ एक्सचेंज ने नोटिस किया, वो यहाँ पे नोटिस अपडेटेड देखने को मिलती नजर आई।
अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए तो चार्ट में ऐसे देखने को मिलता है कि एक साल के चार्ट को देखो तो एक साल के चार्ट में यहाँ पे क्या नजर आती है। एक साल की चार्ट तो देखिए, एक साल के चार्ट में हम देखें, आंकलन सीधा सीधा देखें तो ये इनका प्राइस सेम आसपास रही है लगातार। उसके बाद दोबारा इसने प्राइस को मोमेंटल चेंज हुआ और एक ही प्राइस पे लगातार रही है स्टॉक। अब यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ये एक एक सब्जेक्ट मैटर है। आखिर जब स्टॉक में कुछ मोमेंटल नहीं हुआ पूरे साल के दौरान, तो ये दो पीरियड में ऐसा क्या हुआ जो आज स्टॉक में मोमेंटल हो गया और अपर सर्किट को और लोअर सर्किट को टच करती हुई नजर आई। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं इसके बाद। एक महीने के चार्ट को देखें जी, और पिछला 3 महीने के चार्ट को देखो तो यहाँ पे एक महीने के चार्ट में क्या हुआ। एक महीने के चार्ट में देखने को ये मिलती है जो लगातार कब से, 27 जून के बाद मार्केट इसका बुलिश होना चालू हुआ। यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुझे याद है जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ प्लान सोच रही थी लाने को लेकर के, कुछ इंसेंटिव प्लान को लेकर के, तो ये क्या इसके इफेक्ट किया उसको या नहीं किया, या कुछ टेम्पररी इसमें ऐसा देखने को मिलती नजर आती है। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे देखने को आई कंपनी के लेटेस्ट अपडेट में क्या कहती है कंपनी फ्रॉम द प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। कंपनी द इंटीमेशन ऑफ द चेंज ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द प्रोप्राइटरशिप फॉर्म टू एलएलपी एज पर द रेगुलेशन एंड द, जो इनका ऑडिटर था उनका जो स्टेटस था वो चेंज हो गया। उसके बाद कहती है प्रोविजन ऑफ द इंसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के उन्होंने फॉर्म सी फाइल किया था इसमें। और इंसाइडर ट्रेडिंग ऐसा हुआ है नहीं हुआ ये तो बात नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। लगातार कंपनी ने यहाँ पे देखने को आई कि डिस्क्लोजर दिया है किसको लेकर के, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के। अब ये क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के, हम इस पे एक अपडेट को देखने का प्रयास करते हैं जो कि 4/6 को अपडेट किया था। जुलाई का कोई अपडेटेड नहीं है तो छोड़िए इसको, फिर मतलब नहीं बनता। अब इसके कॉर्पोरेट एक्शन में क्या है, इस उन्होंने 23 में किया था, 24 का कोई डेटा नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नज़र डालते हैं रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन में डालते हैं और वो क्या कहती है। जहाँ पे देखने को 17 में 10% था और वो क्या हुआ, यहाँ पे आकर के एक गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे फिर देखने को मिली कि 5% का गिरावट मिली। क्या क्या मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, क्या जो प्रोमोटर थे उन्होंने बिकवाली किया था, मार्केट जंप करती थी या जंप करती नजर आई, या सेम प्राइस पे उन्होंने बिकवाली की, इस ये क्वेश्चन का विषय बनता है। तो चलिए उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, टाइम फ्रेम को देखने का प्रयास करेंगे। आते हैं पब्लिक में, बाकी सर जो कि है वो पब्लिक में है। पब्लिक में देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर हैं वहाँ पे कुछ ही प्रमोटर्स हैं, जेंट्स शायद ग्रुप्स की कंपनी है। और पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में भी ऐसा कोई भी देखने को नज़र नहीं आती जिनके पास काफ़ी सारा पोजीशन हो। केवल 2-3 कंपनी को छोड़ दिया जाए, जब लवली सिक्योरिटीज़ है, एक मोनी करके आती है जिनके पास 1-1% की होल्डिंग है। तो चलिए इसको एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं इस कंपनी के ऊपर, और वो है इसका प्रमोटर की रिकन्सिलेशन। चलिए प्रमोटर ने कब इसका रिकन्सिलेशन किया हम उसकी चर्चा करते हैं। अब सितंबर में इन्होंने 1% पोजीशन बिकवाली किया, दिसंबर में 2% बिकवाली किया, और कहाँ पे, मार्च में 2% बिकवाली किया। अब इन तीनों टाइम फ्रेम को हम एक नज़र डालते हैं, आखिर कितने रेट में इन्होंने बिकवाली किया होगा। इसके बावजूद ये जो कि 6% ऑलमोस्ट देखा जाए, यहाँ से एक साल के दौरान देखा जाए तो कितना परसेंट, 5% की एक साल में बिकवाली करते हैं प्रमोटर। और प्रमोटर के पास कहाँ शिफ्ट करती है, वो पब्लिक में शिफ्ट करती है। ये चलिए जानते हैं उन्होंने कब बिकवाली किया था। बिकवाली का पहला प्रेशर बना था इनके पास कब, सितंबर क्वार्टर में। अर्थात सितंबर क्वार्टर में क्या हाल था, सितंबर 23 है या 24 है, सितंबर 23 की बात कर रहा हूँ। चलिए हम सितंबर 23 में चलते हैं, 10 सितंबर। देखिए सितंबर में उन्होंने पहले, सितंबर क्वार्टर में उन्होंने किया, तो अर्थात सितंबर क्वार्टर को लेना पड़ेगा ना। तो सितंबर क्वार्टर में कब होगा, सितंबर क्वार्टर में तो जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने होगा। तो ये कब कब इन्होंने बिकवा ली। चलिए इन्होंने देखने को मिला, जो हम यदि लेते हैं 23 के अंदर, 23 के अंदर कहाँ से लेता हूँ, अब जुलाई अगस्त सितंबर को लेता हूँ ना, जुलाई अगस्त सितंबर, ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या होती नजर आती है।
मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, देखना, ये है जनवरी, ये है जून। जुलाई में क्या होती है? जुलाई में 7 को मार्केट चढ़ जाती है और अगस्त में उतर जाती है। फिर से मार्केट चढ़ती है अगस्त में, अब फिर से उतर के उसी प्राइस पे आ जाती है। फिर देखा जाए तो मार्केट क्या होती है? अक्टूबर में चढ़ती है। ठीक है, पोजीशन को ध्यान रखिएगा, समय को ध्यान रखिए। प्रमोटर यदि बिकवाली कर रहा है तो प्रमोटर की जैसे बिकवाली कर रहा है तो अर्थात मार्केट में जंप होती है, नजर आती है। जबकि सस्टेन क्या करती है पता है? मार्केट में जब भी प्रमोटर बिकवाली करती है तो सीधे गिरते हुए स्टॉक नजर आती है। तो यहाँ पे मार्केट पहले जंप करती है, अर्थात कुछ ना कुछ तो है जो मार्केट में यहाँ पे जंप करती है फिर गिरती है। और इसी लेवल पे दोनों का सेम लेवल है। यदि आप दोनों की प्राइस की तरफ देखा जाए तो मैं प्राइस को ही देख आकलन कर लेता हूँ। ये जून था, जुलाई में क्या हुआ? जुलाई में एक अच्छी खासी पोजीशन पे ये स्टॉक बिकी, 73 पैसे, कितना पैसे के? 73 पैसे के आसपास, आसपास के हिसाब से। उसके बाद क्या निकल के आती है? फिर मार्केट उसी के आसपास खड़ी आ जाती है, जो कि 58 पैसे के आसपास मार्केट था, 59 पैसे के आसपास मार्केट था। फिर से चढ़ती है 73-72 पैसे पे और फिर से गिरती है 58 पैसे पे। और उसके बाद दोबारा देखा जाए तो दोबारा क्या कहती है? उन्होंने दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दोबारा उन्होंने कितना बिकवा? 2% की बिकवाली किया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये देखिए दिसंबर का क्या हाल है। दिसंबर में लगातार स्टॉक में क्या हुआ? चढ़ती गई, आकलन करिएगा। दिसंबर में चढ़ी स्टॉक, गिरने का नाम नहीं था। उसके बाद दिसंबर तक में क्या हुआ? स्टॉक चढ़ती गई, लगातार जगह चढ़ती गई। और अब देखिए दोबारा मैं आकलन करता हूँ इसको, मार्च वाले क्वार्टर में देखिए, मार्च वाले तक में क्या हुआ? दोबारा इसमें क्या हुआ? बिकवाली हुआ 2% का। तो मार्च से पहले देखिए, देखिए मार्च से पहले इसमें क्या हुआ? प्रेशर बनती नजर आ गई, अर्थात सब के सब यहीं पे पोजीशन बनाती और बिकवाली करती हुई नजर आई। क्योंकि ये जो टाइम था ना, इसी टाइम में प्रोमोटर ने अपनी पोजीशन को 2-2% करके अच्छी दामों पे, अब मार्केट क्यों भाग रहा था यहाँ पे ये तो आइडिया नहीं। और मार्केट इसकी इसी टाइम फ्रेम में स्टॉक में लगातार एक अच्छी रेटों पे बिकवाली हुई। और बिकवाली के बाद पता है क्या हुआ? बिकवाली के बाद ये ऑलमोस्ट देखा गया तो इससे इस पीरियड में करीब करीब 5% का बिकवाली हो चुका, 5% का बिकवाली प्रमोटर ने किया। और ये सबके सब पब्लिक के पास शिफ्ट कर गया। अब पब्लिक के पास शिफ्ट किया तो क्या चार्ट इसका डिक्लाइन कर दिया या अच्छी पोजीशन में बनती नजर आती? तो देखिए, मैं अभी इसके चार्ट में देखूं, ट्रेंडिंग की तरफ देखूं तो ट्रेंडिंग क्या बनती नजर आती है स्टॉक में। पिछला हिस्टोरिकल डेटा ले लेता हूँ और फिलहाल की ट्रेंडिंग देखूं तो ट्रेंडिंग, फिलहाल की कुछ ट्रेंडिंग को दर्शाऊं तो क्या नजर आती है? ट्रेंडिंग ये दर्शाती है इसका जो सपोर्ट लेवल है इसी के आसपास आके खड़ी है। और सपोर्ट पे स्टॉक बार बार आई है, बार बार आई है स्टॉक। रेजिस्टेंस की तरफ देखें तो रेजिस्टेंस क्या कहती है? रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस क्या कहती है? फिलहाल देखने को ये मिलती है, रेजिस्टेंस इसी के आसपास मार्केट की प्राइस निकलती नजर आती है। इस प्राइस के आसपास लगातार स्टॉक में इस ट्रेंडिंग की बात करें, एक नज़र इस ट्रेंडिंग की बात करने वाला हूँ। इस ट्रेंडिंग की बात कीजिए, अब इस ट्रेंडिंग में मार्केट कहाँ पे खड़ी है? लगातार इसी अंदर मार्केट करती रही काम, और फिलहाल इसके बाद कहाँ पे? उसी के आसपास खड़ी है मार्केट जिसपे इसकी प्राइस बनती नजर आई। तो दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, इसके एनालिसिस करने का प्रयास किया, किसको लेकर के? हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिकंसिलेशन करने का प्रयास किया। बेसिकली दिस इज अ रिकंसिलेशन पार्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न। और किसके लेकर? प्रमोटर होल्डिंग को लेकर के, आखिर प्रमोटर में ऐसा क्या हुआ जिसको बिकवाली करके चलते नजर आए, चलते नजर आए। अब आते हैं परफॉर्मेंस लेवल में। 5 साल की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है स्टॉक्स? 5 साल में परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिला करीब 46% गिरावट। ऐसे ही देखने को मिलती है यदि मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम में 46% गिरावट। एक साल में क्या देखने को मिलती है? 25% का जंप कर जाता है। इसके बाद देखने को मिले 6 महीने में करीब 38% गिरावट। मतलब लगातार इसका ट्रेंडिंग दब भी देखें तो फिलहाल
एक महीने में फिर जंप कर गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ कुछ कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पे 5 दिन में क्या हुआ, 13% के जंप है, क्योंकि लगातार इसमें एक जंप वाला पोजीशन देखने को मिलती है। आखिर इसमें है क्या, एग्जैक्ट पता नहीं चला कि मार्केट में इसका बल्क ट्रेडिंग चल रहा है, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखने को नजर नहीं आता। दोस्तों आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना। एज एन लर्नर ऑल्सो, कंपनी पुरानी थी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और छोटी सी कंपनी थी। इसका स्टॉक में हमने थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया, चार्ट को समझने का प्रयास किया, आखिर क्या है इस स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम था एलोस्टॉन्स टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड। फिलहाल इसका 93 पैसे का प्राइस था। उसके बाद इसकी हमने मार्केट पोटेंशियल को लेकर देखा, मार्केट की एक्टिविटी को लेकर देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिकंसिलेशन करने का प्रयास किया, एवरेज एज ऑन टाइम पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लेकर देखने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।